पूरा देख लीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं है। आप बॉडी में जब आपको देख लेते हो ना पूरा कि हाँ अब मेरे यहाँ दर्द था या नहीं था, और ये मैंने बोला था कि वो बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा या कांस्टेंट वही रहेगा जैसा था। तो आप लोगों ने वो चीज फील की। अब किसी के कम हो गया, किसी के बढ़ गया और किसी के वैसा ही रहा। तो तीनों ही कंडीशन कोई भी बुरी नहीं है, लेकिन जब रेगुलरिटी में आप इस चीज को बार बार करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम है ना बॉडी की, वो अपने आप निकल रही है। ठीक है। अब जैसे किसी को अस्थमा है, तो अस्थमा वाले पेशेंट को भी रेगुलर करना है तो कहाँ देखना, अपनी छाती के ऊपर, अपने गले में और चेस्ट पे, हमारे लंग्स के पास, कि यहाँ वो एनर्जी है, यहाँ पे शेप बनाइए, यहाँ पे कलर बनाइए, और फिर धीरे धीरे उसकी शेप बन गई है, उसको फिर देखे उड़ता हुआ कि बॉडी से पूरी स्टीम निकल रही है उस कलर की, वो जा रही है, और एक नई शेप और नया रंग, जिसमें कि आप ग्रीन कलर को देखिए, क्योंकि हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, हमारे जो लंग्स हवा ले रहे हैं पेड़ों से मिलती है, हमारा हार्ट चक्र भी है यहाँ पे, तो हरे रंग से भरता हुआ इमेजिन करिए। और वो जो शेप नई वाली आपने बनाई है, वो अपनी पसंदीदा शेप, उसको भी यहाँ आते हुए देखें और उसको स्वीकार करना है। पहला जो है उसको माफ कर देना है, क्योंकि माफ क्यों करना है हमें, उस शेप को, उस कलर को, वो कितने टाइम से हमारी बॉडी में था और उसने हमें, हमारी सोल को तकलीफ दी। अगर किसी को अस्थमा है, म्यूट कर लीजिए प्लीज। मान लीजिए किसी को अस्थमा है, अब वो ऐसा तो है नहीं कि 1-2 दिन में, 4 दिन में अस्थमा हो जाता है। प्रॉब्लम धीरे 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 ये क्रॉनिक होती है। पहले हल्का फुल्का जुकाम हो गया, निमोनिया हो गया, फिर बार बार उनको एलर्जी रहती है। ठीक है। धीरे 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 फिर ये प्रॉब्लम बढ़ती 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 और फिर वो अस्थमा का रूप ले लेती है। तो ऐसे टाइम में क्या होता है, कई सालों की वो दबी हुई बीमारी होती है। और कुछ क्या होता है, जब हमें कोल्ड कफ होता है तो हम क्या करते हैं, फटाफट से दवाइयां लेने की करते हैं कि जल्दी जल्दी दवाइयां खा लें, क्योंकि रनिंग नोज है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आप ये देखा करो कि चाहे आप दवाई ले लो, चाहे आप दवाई नहीं ले लो, एक एक्सपेरिमेंट अपनी बॉडी पे आप करके देखिएगा। इन 7 डे, 7 दिन के अंदर, वो चाहे दवाई ले लो और चाहे नहीं ले लो, उसने उतने दिन ही लेने हैं, ठीक तभी होना है। ठीक है। चाहे जुकाम हमें होता है, हम दवाई लें या ना लें, 7 दिन का टाइम है, 5 से 7 दिन में उसने ठीक होना है, उसने हो जाना। आप स्टीम ले लीजिए। ठीक है। आप काढ़ा बना के पी लीजिए। काढ़ा जरूरी नहीं है कि बड़ा दुश्मनों वाला काढ़ा नहीं बनाना है, अच्छे वाला ही बना सकते हैं हम। जैसे चाय के रूप में थोड़ा सा दूध डाल लीजिए, उसमें ज्यादा मत डालिए। एक बनपशा आता है, बनपशा, शायद आपके शहरों में मिल जाएगा, हर जगह मिल जाता है वैसे। बनपशा बोलते हैं, मुझे मेरी मदर देती थी बचपन में, मेरे फादर साहब ने हमें बहुत पिलाया। वो ऐसे घास फूस ही होता है, वो सूखी ड्राई पत्तियां होती हैं कुछ, और उनको ले आइए, उसको हल्का बॉईल कीजिए, रात को पी के सो जाइए। उसमें शहद डाल लीजिए मीठे का, अगर मीठा चाहिए वो तो, अदरवाइज ऐसे ही बस, उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, लेकिन कोल्ड कफ के लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसी चीजों का यूज कीजिए। काढ़ा बनाना है, बोलो, बनपशा, बोलो, बनपशा, प आधा आएगा, बनपशा। ये जहाँ पे आयुर्वेदिक शॉप है ना, आयुर्वेद का जो रॉ मटेरियल जहाँ मिलता है, वहां मिल जाएगा आपको। हो सकता है आपके शहर में कुछ और बोलते हो, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा नाम। नहीं, यही बोलते हैं, यही नाम है। हाँ, हमारे पंजाबियों में तो यही बोलते हैं मैम, नॉर्थ में तो इसी नाम से जाना जाता है, बट अदर साइड में पंसारी की दुकान पे मिलता है, पंसारी आराम बोलते से। हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, वो कहते हैं, वहाँ मिल जाता है आराम से। जी जी जी। चलिए ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी सर्दी है ना, आगे आने वाले मौसम में आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। ओके। और बाकी मेडिटेशन तो है ही, लगातार इनको करते रहिए। और एक क्लास हम ले रहे हैं, मे बी हम शायद 15 से 20 के बीच में शुरू करेंगे, वो है नेचुरोपैथ की, जिसमें मिट्टी पानी से पूरा ट्रीटमेंट। ये सर्टिफिकेट कोर्स है, आपको रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मिलेगा। उसको मिलने के बाद आप कभी कहीं भी ट्रीटमेंट कर सकते हो, अपना तो कर सकते हो, किसी का भी कर सकते हैं आप।
बात होगी 30 से 40 दिन की। जो लोग मेडिकल फील्ड से वो लोग भी इसको कर सकते हैं। आपके सिर से लेके पैर तक बॉडी में कोई भी बीमारी है, कैसी भी प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है बॉडी के अंदर, आपको भी सिम्टम्स पता नहीं चल रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बॉडी में होता चला जा रहा है। कभी हाथ में दर्द हो गया, कभी पैर में दर्द हो गया, कभी खांसी हो गई, कभी चेस्ट पेन हो गया, कभी बैक पेन हो गया, ठीक है, कभी अचानक से कोल्ड हो गया, कभी वो ठीक हो गया, कभी पेट में दर्द हो गया। इस तरीके की चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं तो इसका मतलब ये होता है कि बॉडी घंटी बजा रही है, नोक कर रही है आपको कि कुछ होने वाला है। ये अलर्ट हो जाइए, कुछ होने वाला है। तो ऐसे के लिए हम ये कोर्स लेके आ रहे हैं जो वैसे 3.5 साल की पूरी डिग्री है, और जो लोग BNYS करते हैं 5.5 साल की पूरी डिग्री है, वो पूरा डिप्लोमा उनका, जिससे कि वो पूरे डॉक्टर बनते हैं। लेकिन आप अपने डॉक्टर खुद बन जाएंगे। आपके अपने परिवार में आपको खुद को कोई भी प्रॉब्लम छू नहीं पाएगी। कम से कम कुछ हद तक आप एलोपैथी को बाय बाय कर देंगे। बुरी पैथी कोई भी नहीं होती है, लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसके ऊपर भी लिखा रहता है कि ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी मजबूरी होती है क्योंकि हम जानते नहीं है। आज एक मैं छोटी सी प्रॉब्लम को लेती हूँ, एसिडिटी। जिसको एसिडिटी है ना, वो चाहे कितने भी जतन कर लेता है, उसको आराम नहीं आता है, बिल्कुल भी आराम नहीं आता है। वो क्या करता है, बार बार कुछ ना कुछ टैबलेट एक खाएगा खाने के पहले, ठीक है, डॉक्टर क्या देगा, टैबलेट देगा, आप खाएंगे खाने के पहले। अब वो टैबलेट क्या करेगी, आपकी बॉडी के अंदर हर 2 घंटे में जो हाइड्रोक्लोराइड एसिड निकलता है, HCl, वो निकलता है हमारे खाने को पचाने के लिए। लेकिन हम वो गोली जैसे ही खाते हैं, वो क्या करता है, उस एसिड को न्यूट्रल कर देता है, बिल्कुल न्यूट्रल कर देगा। उसका काम क्या है, क्योंकि एसिडिटी अंदर है तो वो उछल रही है, एसिड है तो एसिड उबलेगा, उबलेगा तो परेशानी आएगी। हम क्या करते हैं, वो टैबलेट खाई, अब उसको न्यूट्रल कर दिया। अब आप एक बात बताइए कि एलोपैथिक डॉक्टर्स ने हमें वो मेडिसिन दे दी, हमने खा ली, न्यूट्रल होने के बाद जो खाना आप डालेंगे पेट में, क्या वो बॉडी उसको अपने तरीके से पका पाएगी? जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जाके खाने ने पकना था, क्योंकि हम चाहे कितना भी पका के खाना खाएं, हमारी बॉडी अपने हिसाब से फिर से उसे पकाती है, ठीक है, उसको पीसती है। हम दांतों से पीसते हैं, लेकिन हमारे स्टमक में यानी अमाशय में जब खाना चला जाता है तो वहां पर भी वो पिसता है, पकता है एसिड के अंदर, और जब वो तैयार हो जाता है फिर उसको आंतों में भेजा जाता है। आंतों में रसांकुर होते हैं, कुछ ब्रशिंग जैसे ऐसे धागे धागे से लटके रहते हैं, वो खाने से पूरे न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करते हैं, उसको चूसते हैं खाने में से, और फिर खानों जो आंतें होती हैं उसके अंदर भी पिसता पिसता वो आगे 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 बढ़ता जाता है। लेकिन जब आपने टैबलेट खा के उस खाने को पचाने वाले एसिड को ही न्यूट्रल कर दिया, तो क्या उस टाइम पे वो खाना पचेगा? नेचुरली नहीं पचेगा। और जब खाना नहीं पचेगा तो वहीं पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। अब क्या होगा, पहले टाइम के खाने के तो हमने सड़ने के लिए छोड़ दिया स्टमक के अंदर ही। अब आ गया शाम का टाइम, अब हमारे डिनर का टाइम हो गया। डिनर से पहले हम चाय वाय भी लेते हैं, कुछ स्नैक्स लेते हैं, एक छोटा सा छोटी भूख जो होती है उसको मिटाने के लिए। आदत में भी है लोगों की शाम को कुछ खाना। अब शाम को भी वो लिया तो वो भी पड़ा है, लेकिन जैसे ही एसिड वापस निकलता है हमारे स्टमक में, वो फिर से ढूंढता है कुछ चीज पचाने के लिए। लेकिन जब तक हमें चीज कोई डालनी होती शाम को, हैवी मील, उससे पहले हम फिर टैबलेट खा लेते हैं। अभी पहले वाला तो पचा नहीं होता, दूसरे वाला और डाल देते हैं। अब क्या होगा, एक ये थैला है इतना सा, इस थैले में पहले डाला, वो न्यूट्रल हो गया, पड़ा हुआ है, और डाल दिया, फिर और डाल दिया, और खाने के पहले गोली और खा ली, फिर और डाल दिया, तो क्या हुआ, ये भर जाता है। फिर हम कहते हैं जी पेट फूल रहा है, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। तो सबसे पहले रूट कोज हमारा पेट है, इसकी जड़ पे काम करते हैं। नेचुरोपैथी ये चीज है।
मिट्टी से, पानी से, हवा से, धूप से, इनसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप कहीं भी कभी भी इसका उपयोग कर सकते हो। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे ही अपना ट्रीटमेंट कर सकते हो। ओके। ठीक है, और ऐसे अच्छे डॉक्टर हो जाते हो, चाहे किसी की 30 साल पुरानी एसिडिटी है, 40 साल पुरानी एसिडिटी है, आप उसको 3 से 7 दिन के अंदर बिल्कुल क्लियर कर देंगे, और बंदा आपके पांव पकड़ के जाएगा कि वाकई में आपने वो कर दिया जो हमें उम्मीद भी नहीं थी। इतनी कारगर पैथी है ये। किसी को हाथों पैरों में दर्द है, बैक में पेन है, ये प्रॉब्लम ऐसी छू हो जाएंगी जैसे कभी जीवन में थी ही नहीं। ठीक है, ये इसलिए बताना जरूरी था कि कोर्स हम लेके आ रहे हैं। लोग 3.5 साल लगाते हैं, 3 साल की ट्रेनिंग, उसके बाद 6 महीने का वो इंटर्नशिप करते हैं। यहाँ पे आपको 30 से 40 डे के अंदर फुल ट्रेंड किया जाएगा इन सारी पैथी में, जहां पर आपको किसी तरह का कोई भी ऐसे हाई फाई सर्टिफिकेट, जो हालांकि रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, हमारी जो संस्था है सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है, और वो रजिस्टर्ड संस्थान से ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और आप उसको यूज कर सकते हो अपनी जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। चाहे आप हीलर भी हो तो एज ए हीलर भी उस पैथी की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चक्र शुद्धि जो हम करते हैं, प्लीज म्यूट कर लीजिए। जो चक्र शुद्धि हम करते हैं, वहां पे आज तक हमने देखा कि हमने हीलिंग की है, हमने हीलिंग के द्वारा उसको ठीक किया है, हमारी चक्र की एनर्जी को हमने बैलेंस किया है रेकी ऊर्जा से, एंजल रेकी से, ठीक है, या फिर यूनिवर्स से हमने एनर्जी ली है और चक्र की एनर्जी को बैलेंस किया है। अभी तक हमने यही सीखा है हमारी क्लासेस में। लेकिन चक्र को बैलेंसिंग करने के लिए आप योगा को भी यूज कर सकते हो, एक्सरसाइज को यूज कर सकते हो, ध्यान मेडिटेशन हम कर रहे हैं, वो पद्धति हमने यूज कर ली है। उसके साथ साथ नेचुरोपैथी, यानी कि जो पंच तत्व इस यूनिवर्स में उपस्थित हैं, जिन 5 तत्वों से हमारी बॉडी बनी है, वो है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये 5 तत्व हैं, इनको बैलेंस करके भी हम अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं, वहां की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर पंच तत्वों से बना है, और ये 5 तत्व जो हैं, इसके साथ साथ हमारी बॉडी में 5 पराभौतिक तत्व भी होते हैं। ठीक है, इन 10 तत्वों को बैलेंस करके अपने शरीर में आप अपने चक्र की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, उनकी शुद्धि कर सकते हैं, आप अपने ओरा की, अपनी सोल की शुद्धि कर सकते हैं। तो क्या आपका शरीर, आपके चक्र, आपका ओरा और आपकी सोल जब शुद्ध हो जाएगी, तो उस टाइम पे हीलिंग कैसी होगी? अच्छी होगी या बहुत अच्छी होगी? बहुत अच्छी होगी या अच्छी होगी? तो जब बहुत अच्छी करनी है, तो उस टाइम पे योग प्राणायाम को अपनी लाइफ में एंट्री देना बहुत ही फायदे का सौदा है, और नेचुरोपैथ को अपनाना उससे भी ज्यादा। इनसे आपके सारे तत्व बैलेंस हो जाएंगे, बॉडी से रोग अपने आप भागेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप एक एसिडिटी का इलाज करोगे और पता चलेगा उसके साथ आने वाले 10 रोग भी चले गए। अगर आज एसिडिटी को ठीक कर लिया, आने वाले टाइम में आप हार्ट अटैक से अपने आप को सेव कर लेते हो। अटैक नहीं आएगा, और 100% गारंटी है। कोई भी केस हिस्ट्री आप देख लेना खोल के, जैसे कौशल सर हैं, मैम हैं, हिमांगी मैम हॉस्पिटल में है, सर किसी भी पेशेंट की हिस्ट्री उठा के देखिएगा, कोई भी जिसको कभी हार्ट अटैक हुआ, अगर आपके हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट आते हैं तो, या गूगल पे कभी सर्च कीजिएगा कि ऐसे पेशेंट्स जिनको अटैक आया था तो उनकी हिस्ट्री क्या थी, तो उनकी हिस्ट्री यही थी कि वो हाइपर एसिडिटी के शिकार थे। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, मैंने 12 साल हॉस्पिटल में काम किया है। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर भी मैं साथ में डॉक्टर की वॉच होती थी, आई एम BSc नर्सिंग। तो मैं इन चीजों को कि डॉक्टर के साथ भी
इतने ऑपरेशन भी हमने कराए हैं, इतना पेशेंट्स को भी हमने देखा है, लेकिन वहां पर भी जो होता है ना, एक इंसान की क्या फितरत होती है, कीड़ा होता है एक, कि वो खोजता ही रहता है अंदर तक जाके। ये वो मेरे साथ होता है ऐसा, कि किसी को क्या प्रॉब्लम है ना, वो छोटे मोटे में समझ नहीं आती है। वो डॉक्टर भले मेरे साथ सर्जन है, वो उसने कर लिया काम, पर मेरे अंदर वो कीड़ा था कि इसके आया क्यों है। मैं उसकी बचपन से लेके पूरी वहां तक की हिस्ट्री पूछ लेती थी पेशेंट से। और आज भी जो ये इतनी नॉलेज गेन की ना, ये उन्हीं से करी। पेशेंट ने ही बताया कि हाँ हमारे साथ ये होता था। और जब नेचुरोपैथ में आए और तब प्रैक्टिस करनी शुरू की पेशेंट के साथ, तब और ज्यादा इसमें जिज्ञासाएं आ गई कि भाई ये ऐसा होता है तो रियल में क्यों होता है। तो कीड़े की तरह कुचर कुचर के अंदर तक जाना और फिर पेशेंट की सारी हिस्ट्री को छानना, तब जाके इतना एक्सपीरियंस हुआ। आज हम खुल के बोल सकते हैं कि वाकई में कोई भी बीमारी शुरू होती है, एक दिन में नहीं आती वो। अगर आपको हार्ट अटैक आना है तो उसकी तैयारी बचपन से हो जाती है। बचपन से कैसे? मान लीजिए पेट साफ नहीं हो रहा है, बच्चे खेलने में मशगूल है, पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते, ठीक है। अब ध्यान नहीं दिया जी, कोई बच्चे तो 2 दिन हो गए पेट ही नहीं साफ हुआ, वो गया ही नहीं है वॉशरूम। अब 3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, नहीं पता चला, फिर जाता है बच्चा, ठीक है। अब करते करते क्या थोड़ा बड़ा होता है, प्रॉब्लम जो पहले एक्यूट प्रॉब्लम थी अब क्रॉनिक में बदलना शुरू हो गई। अब धीरे 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 बदलती बदलती एक दिन वो इतनी क्रॉनिक हो गई है कि जी आंतों में गंदगी जमी पड़ी है, सिर्फ इतनी सी जगह बची है, जहां रोज खाया पच गया उतना सा मल बाहर निकल जाता है, बाकी सारी गंदगी पेट के अंदर पड़ी है। आंतों में जो ऑब्जर्व करने वाले रसा अंकुर होते हैं, हमारे जो धागे टाइप संरचनाएं होती हैं, वो तो उस गंदगी में दब गई। और दबने से क्या है, अब क्या वहां पे वो ऑब्जर्व कर पाएगी बॉडी हमारी, या हमारी आंतें जो न्यूट्रिशन उसको चाहिए था फूड से, कहाँ ले पाएगा? वो ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो है ही नहीं, वो तो गंदगी में दब चुकी है। सिर्फ एक फिंगर जितनी जगह बची जहां से रोज खाया उतना बच गया और वो निकल गया जी। हम कहते हैं जी पेट साफ हो गया। अब 10 बार जा रहे हैं हम, बार बार हमें जाना पड़ रहा है जी, एक बार में पेट साफ नहीं हो रहा, हम कहते हैं जी नहीं हम तो 10 बार जाके आए, हम तो इतनी बार गए, सुबह भी 3 बार गए थे, अभी भी 2 बार गए, हमारा तो पेट साफ हो गया। लेकिन ये कॉन्स्टिपेशन का एक रूप है। यहाँ पे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इसको पहले क्लियर करना जरूरी है। पेट साफ होने का मतलब है कि आपको हमारे रिब्स के नीचे से स्टमक की शुरुआत होती है तो ऐसा लगता है कि पूरी गंदगी यहाँ से क्लीन हो गई है, एकदम बॉडी लाइट वेट हो जाती है, इतना हल्का हो जाता है। लेकिन ये फीलिंग हर किसी के पास आज नहीं है। मात्र 1% लोग ऐसे हैं जिनको अच्छे से पेट साफ होता है और जिनकी बॉडी की क्रियाएं जो है वो अच्छी सी चल रही हैं। अदरवाइज 99.9%, मैं तो यही कहूंगी 99.99% लोगों के पेट में प्रॉब्लम है और यहीं से बीमारी की शुरुआत हुई है, और जिसको आज के दिन में हर बंदा इग्नोर कर रहा है। छोटी सी एज में किसी को अटैक सुने थे, मेरे ब्रदर का फ्रेंड है, उसकी एज 32 साल, 3 अटैक आ गए उसको, 3 अटैक, हेल्दी है। उसको बोला जब कि आप ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट ले लो, नहीं लेना, 3 बार स्टंट डल चुके। अब जाके उसको अक्ल आई, अब कहता है जी हाँ नेचुरोपैथी में जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी पैथी है जहां पे सारी जगह से जब इंसान हार जाता है ना, तो सिर्फ ट्राई करने आता है कि सब जगह से तो देख ले, ट्राई कर लेते हैं, क्या पता कुछ हो जाए, और यहाँ से कुछ नहीं बहुत कुछ हो जाता है और फिर जिंदा होके निकलता है यहाँ से। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी, डिटेल तो काफी हमने ये कर ली, लेकिन आज हम शुद्धि की क्रियाएं करेंगे, यानी कि हम करेंगे थोड़ा सा प्राणायाम। ये मैंने आप लोगों को बोला भी था कि मैं आप लोगों को प्राणायाम करवाऊंगी, लेकिन किसी भी क्लास में हम लोग कर नहीं पाए। तो आज मैंने ये सोचा था कि ये जो क्रिया है ये बहुत दूर पड़ी, आप लोगों के पास पहुंच नहीं पा रही है। तो कितने लोग हैं आप में से जो जानते हैं कि प्राणायाम क्या है और किया है आप लोगों ने? जिसने किया है, जो इसके बारे में जानता है, तो थोड़ा कोई बताना चाहेगा? बताना चाहेगा कोई अपना एक्सपीरियंस, किसी ने किया हो, कैसे होता है, किसको कहते हैं प्राणायाम, क्या फायदे हैं इसके, क्या नुकसान? हाँ जी बताइए मैम। ये जो सांस
ब्रीदिंग की मतलब कि डिफरेंट टाइप से उसको लेना, उसी को शायद प्राणायाम कहते हैं। ब्रीदिंग के डिफरेंट टाइप्स, तो उसमें जो नॉर्मली हम लेते हैं, जैसे वो जो रामदेव की क्रियाएं हैं टीवी पे देख देख के, कपालभाति कर लिया, अनुलोम विलोम कर लिया, भ्रामरी कर लिया, तो ये सारा मुझे लगता है कि प्राणायाम में, या डीप ब्रीदिंग तो खैर इट्स स्टार्टिंग ऑफ प्राणायाम, ये भी है भस्त्रिका जिसे हम बोलते हैं। तो ये सब डिफरेंट टाइप से अपनी ब्रीदिंग को मतलब कि सही तरीके से लेने का ढंग, ताकि वो शरीर को फायदा पहुंचाए, मेरे को ये लगता है शायद। अच्छा मैम, अच्छा रिप्लाई है। और कोई बता सकता है? मैडम सांस की है कि हम लोग तो जो सांस लेते हैं, हम आधा सांस लेते हैं, तो ये प्राणायाम से हमें वो सिखाया जाता है कि पूरा सांस लेना, कि नाभि से लेके ऊपर तक लेके जाना। हम तो थोड़ा यहाँ से ले लेते हैं, वो पूरा नहीं होता, नीचे से लेके। इसी ये मेडिटेशन में भी यही आता है। सांस तो कोई भी पूरा नहीं लेता मैम, सांस तो लेता ही नहीं है। जो ये हमारा ब्रोंकाइटिस का हाँ। एरिया होता है ना, सांस तो यहाँ तक भी नहीं हाँ, पहुंचती। यहाँ तक भी नहीं तो यहाँ पे पहुंचती। आज कितने भी 29% है, और सभी के फेफड़े निकाल के देख लेंगे, चुपके मिलेंगे। एक का भी लंग, अगर कोई एक तरफ का भी लंग खुला मिल जाए तो आप बता दीजिए। और जब प्राणायाम कराना शुरू करते हैं तो कहेंगे छाती में दर्द हो रहा है। हाँ, कैसे नहीं होगा बताओ? हाँ होता है। हाँ, सांस ली नहीं कभी, बिल्कुल नाक होता से यहाँ जाती, यहाँ से वापस आ जाती है, ये साइनस तक भी नहीं पहुंचने देते। ऊपर जाता है। जब जाएगा, अब पूरे अच्छे से लेंगे तो फिर देखो हमें चक्कर भी आने लग जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी गलत तरीके सांस से जाती है तो चक्कर, आती है। जब सांस की क्रियाएं करते हैं तो चक्कर नहीं आने चाहिए। कराने वाले पे डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे करवा रहा है। ठीक है, कभी भी प्राणायाम स्टार्ट करते हैं तो जबरदस्ती की सांस नहीं लेनी है। जैसे कि लोग बोलते हैं जी लंबी गहरी श्वास लीजिए, अब लंबी गहरी में लोग कहते हैं यूं आवाज के साथ ये ले जाएंगे, तो मैम वो तो यहाँ तकलीफ देगा ना, वो सांस आराम थोड़ी दे रही है। लंबी गहरी श्वास जो आपके अंदर ऊर्जा को भर दे, जो आपको आराम दे, आपके मन को अच्छी लगे, वो होती है लंबी गहरी श्वास। लेकिन अगर हमने सालों से सांस लंबी ली नहीं है, एक दिन में लंबी नहीं होती, एक दिन में लंबी नहीं होगी, 7 दिन में भी नहीं होगी। कम से कम ये मान के चलिए 15 से 30 दिन लग जाते हैं, धीरे धीरे सांस को बढ़ाना होता है। और जैसे मैं तो योगा भी करवाती हूँ, तो मैं कहती हूँ 1 सेंटीमीटर, छोटे वाली स्केल देखिए अपने बच्चों की, छोटी स्केल होती है ना, उसमें 1 सेंटीमीटर होता है, इतना सा, बस इतना सा बढ़ाना है रोज सांस, जितनी आ रही है ना भी नॉर्मल, और सांस की आवाज नहीं आनी चाहिए। अनुलोम विलोम कर रहे हो तो उसमें आपकी सांस की आवाज आपको भी नहीं सुननी चाहिए, इतनी कूल सांस चाहिए हमें। सांस ले रहे हो ना, अभी सांस ले आवाज आ रही है क्या आपको? नहीं आ रही। और प्राणायाम करने बैठते हो तो प्राणायाम ये लंबी सांस खींचेगी ऊपर तक, तीसरे घर में जाके सुनती है कि कोई प्राणायाम करने बैठ गया। ऐसी सांस नहीं लेनी है, प्यार से लीजिए सांस को, आराम से जो सांस चल रही है ना उसी को लंबा कीजिए। और फिर हर बार जब हम करेंगे इसको, हर बार थोड़ी सी बढ़ानी है, जिसमें शरीर को तकलीफ नहीं हो। तो धीरे धीरे देखेंगे, शुरू में आपके बैक में और यहाँ लंग्स के आसपास इस एरिया में हल्का पेन आ सकता है, टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन ऐसी भी जबरदस्ती नहीं करनी कि तेज पेन हो जाए। धीरे धीरे लंग्स की जालियों को खोलना है। ठीक है, तो सबसे पहले आरामदायक स्थिति में बैठेंगे। हमारे पास 10 मिनट बाकी हैं, हम एक एक्सरसाइज करते हैं। हमारी अगर हो गई आज तो ठीक है, तो कल भी करेंगे हम। अब 2 दिन का सेशन आपका प्राणायाम पे रहेगा। आपको सांस की क्रियाएं बताना बहुत जरूरी है, ताकि ध्यान मेडिटेशन में जिन लोगों को एनर्जी महसूस नहीं हो रही, वो लोग एनर्जी को फील करना शुरू कर दें। ठीक है, तो इसके बाद आपको एनर्जी और अच्छी महसूस होना शुरू हो जाएगी। तो अभी सांस लेंगे, आराम से बैठ जाइए। ठीक है, हाथों की पोजीशन, फिंगर टिप, आप इंडेक्स फिंगर को अपने अंगूठे की टिप से मिला दीजिए और इस तरीके से बनाइए। हाथों की पोजीशन, जो उंगलियों की पोजीशन हमेशा आसमान की ओर रहनी चाहिए, कभी भी इस तरीके से नीचे नहीं रखते हैं, हमेशा ऐसे होनी चाहिए ऊपर। आराम से बैठ जाएंगे।
पहले 3 सांस हम आंखें खोलकर ही लेंगे। इसमें आपको नाक नहीं बंद करना, कुछ बंद नहीं करना, सिर्फ हमें डायफ्राम की प्रैक्टिस करनी है। अब पहले सांस लीजिए, सांस छोड़िए और ध्यान दीजिए कि आपका पेट यानी कि पसलियों के नीचे से जहां से पेट स्टार्टिंग होती है वो पार्ट आपका सांस लेने पे ऊपर आ रहा है और सांस छोड़ने पे नीचे जा रहा है, या सांस लेने पे नीचे जा रहा है और सांस छोड़ने पे ऊपर आ रहा है। सब अपनी अपनी क्रिया करेंगे और एक एक बंदा मुझे बताएगा। अभी 3 सांस लीजिए या 5 सांस लीजिए, समझ नहीं आ रहा है तो, लेकिन पहले समझिए, अपनी सांस की क्रिया को समझिए कि आपकी सांस कैसी है। अभी मैं बताऊंगी आपको कि आपकी सांस कैसी है। तो पहले सांस लीजिए और सांस छोड़िए। जबरदस्ती की सांस नहीं लेनी है, जैसी सांस आप ले रहे थे उसी को हल्का सा अगर लंबा कर सकते हैं तो कीजिए। आवाज नहीं आनी चाहिए ज्यादा। सांस भरिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। धीरे धीरे सांस भरनी है और धीरे धीरे सांस छोड़नी है। 3 से 5 सांस लेंगे और उसके बाद मुझे बताइए। मैम जब ले रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है और जब बाहर छोड़ रहे हैं तो पेट बाहर आ रहा है। ओके, और वैसे नॉर्मली ऐसे भी लेने होता है। से पेट फूल रहा है, सांस अंदर लेने से पेट बाहर आ रहा है और छोड़ने से अंदर जा रहा है। गुड। और कोई बंदा अपना एक्सपीरियंस बताए। सर ऐसे लग रहा है जैसे मैम छाती में ही आ रहा है, पेट में हल्का सा ही लग रहा है लेकिन छाती फूल रही है। हाँ जी, और कोई। From the stomach it is coming out, and while taking from breathing out it is coming from the stomach, and while releasing it the stomach goes inside. ओके, मैं जब सांस ले रही हूँ तब चेस्ट और पेट का पोर्शन भी अंदर आ रहा है और जब सांस छोड़ रही हूँ तब बाहर आ रहा है। ओके, और कोई। सही है मैम? जब मैं लेती हूँ पेट ऊपर आता है, जब छोड़ती हूँ पेट नीचे की तरफ जाता है। और कोई। सांस लेते तब पेट बाहर आता है। सर आप नहीं बताएंगे? संजीव मल्होत्रा जी, अंकित शर्मा जी। हाँ जी, शायद नेट की प्रॉब्लम है। रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, दीपक सर। मैडम सांस लेने से ऊपर आता है और भी सांस लेने के बाद पेट वगैरह नीचे चले जाता है। छोड़ने पे अंदर चला जाता है। हाँ ऊपर। छोड़ने पे ऊपर आता है। हाँ सांस ले रहे हैं, लेने से ऊपर आता है। इनहेल से ऊपर, एक्सहेल से अंदर। हाँ, नीचे जाता है। कौशल सर। हाँ मैम, मेरा पेट मतलब सांस लेते हैं ना तो पेट बाहर आता है और छोड़ते हैं तो अंदर चला जाता है। चलिए, ऐसा है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए गुब्बारा है, मैम जी। मैं जब अंदर श्वास लेता हूँ तो मेरा चेस्ट बाहर आता है और जब श्वास छोड़ता हूँ तो अंदर जाता है। सिर्फ चेस्ट, पेट का मेरा कुछ नहीं हो रहा है, पेट इतना नहीं होता। चलिए, अब ये है कि एक बलून है, ठीक है, मैंने लिया एक बलून और उसमें मैंने एयर भर दिया, तो क्या होगा? फूलेगा, बैलून बढ़ जाएगा, फूल जाएगा। हमारे लंग्स क्या है? लंग्स क्या है? ये भी बैलून की तरह ही है। इट्स आल्सो बलून। बैलून है, तो जब इस बैलून में हवा भर रहे हो तो बाहर आना चाहिए, अंदर जाना चाहिए?
बाहर बाहर जाते हैं। बाहर आना चाहिए। उल्टा ठीक हो रहा है आपके हमारा। लंग्स यहाँ से लेकर इस ये जो पार्ट है हमारा, ये रिब्स है, रिब्स के यहाँ तक ये फैले रहते हैं पीछे तक पूरा। ठीक है, जो हमारा रिब्स है, मान लीजिए ये रिब्स यहाँ खत्म होते हैं रिब्स, अब रिब्स के नीचे स्टमक में भी यहाँ तक ये जाके नीचे तक होते थोड़ा सा, जो हमारा स्टमक आता है उसके इस तरीके से यूं जाते हैं, रिब्स से थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब जब ये डायफ्राम लाइन तक, ये हमारे जहाँ रिब्स खत्म होते हैं वो हमारी डायफ्राम लाइन है, तो डायफ्राम लाइन तक आपके लंग्स हैं, तो पेट तो नहीं, लेकिन वो लाइन तक आ रहे हैं ना लंग्स आपके। अगर आपकी सांस लंबी गहरी है, आपके लंग्स में भर रही है वो एयर, तो क्या होगा, नीचे तक पूरा लंग्स आपके भरेंगे तो पेट आपका बाहर जाता है। बाहर। लेकिन जब सांस ही यहाँ तक रह गई गले तक, वो तो नीचे गई नहीं, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, गला यहाँ आ जाएगा और ये करता रहेगा, बस सिर्फ गले में यहाँ महसूस होगा कि हमने सांस ली, उसके बाद कुछ नहीं पता है। तो सांस की जो गति है उसको बढ़ाइए, उसको लंबा कीजिए। और जिन लोगों का अभी सांस लेने पे पेट अंदर जा रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, सांस तो भर रहे हैं लंग्स के अंदर, लेकिन अब ये गुब्बारा है, इसमें सांस भर रहे हैं लेकिन इधर से यूं भी कर रहे हैं। जब हवा भर रहे हो और इसको दबा रहे हो, तो क्या वो अंदर जाएगी हवा, सांस अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी, नेचुरली नहीं जाएगी। और जब नहीं जाएगी तो बॉडी में दर्द आएंगे कि नहीं आएंगे। बॉडी चलती किससे है, दर्द कहाँ होता है, दर्द वहां होता है जहां ब्लड का सर्कुलेशन नहीं है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। एक आम भाषा में बताया जाए कि पेन कहाँ होता है, पेन वही होता है, या तो सर्कुलेशन रुक जाएगा ब्लड का, और या वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। ये मोटे दो रीजन होते हैं जहां दर्द स्टार्ट होता है। जैसे अपन कहते हैं मस्कुलर पेन है जी, हाँ ठीक है, ऐसी दर्द आ गया जी हमें हाथ में। तो जब आप देखेंगे कि सांस की क्रियाएं आपकी होने लग गई हैं, आपका इनहेल एक्सेल अच्छा हो गया है, ठीक है, सांस लेने से आपको लगने लग गया कि लंग्स के अंदर सांस भर रही है, और जितनी सांस अच्छी भरेंगे उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ब्लड के साथ पूरी बॉडी में फैलेगी, और वहां से सारी कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करेगी, वापस बाहर निकालेगी। जब शरीर में शुद्धि हो जाएगी तो क्या बीमारी की जगह बचेगी? नहीं बचेगी। हाँ ना, कोई आंसर? ना, नो मैम, नो। नहीं बचेगी, नहीं नहीं बचेगी। बचेगी। तो करना क्या है हमें काम, सांस पे काम करना है, सांस पे काम करना है। आज का आपका एक्सरसाइज दे रही हूँ, कम से कम रात को, अब जब खाना खा लिया आपने, तो खाने के 2 घंटे बाद बैठिएगा, जस्ट खाने के बाद नहीं बैठना। अगर आप खा चुके हैं खाना तो अभी से 2 घंटे बाद देख लीजिएगा, अदरवाइज 2 से 2.5 घंटे बाद, या लेट खाना खा रहे हैं तो सुबह उठ के कीजिएगा। ठीक है, सुबह उठ के ये सांस की क्रिया करनी है। अभी मैं कोई अनुलोम विलोम, कोई कपालभाति कुछ नहीं बता रही। जब तक आपकी सांस अच्छी लंबी गहरी नहीं हो जाती और सीधी नहीं हो जाती, तब तक कोई भी प्राणायाम करना बिल्कुल गलत है, उसका कोई फायदा नहीं होता। मेरी क्लास में भी लोग आते हैं कि मैम पिछले 3 साल से कपालभाति कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि कपालभाति से गांठें खत्म हो जाती है बॉडी से, पेट अच्छा हो जाता है, डाइजेशन अच्छा हो जाता है, ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है, फीमेल्स के ऑर्गन्स अच्छे हो जाते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो भाई नहीं आती है, ये सच है, लेकिन आप कर क्या रहे हो, आप बताओ ना। और जब वो बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं, तो फिर उसमें वहां ये कहना पड़ता है कि आप कर क्या रहे हो। इसके करने से तो 25 साल भी ये करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन सांस जब सीधी हो गई आपकी, आपका चेस्ट का पार्ट, आपका डायफ्राम का पार्ट फूलने लगता है सांस के साथ, क्योंकि जब आप हवा भरोगे तो चेस्ट बाहर को आएगा, डायफ्राम लाइन आपकी बाहर को आएगी, और जैसे ही सांस छोड़ोगे ये अंदर जाएगी। तो जिन लोगों का अभी पेट बाहर आ रहा था सांस लेने के साथ, वो लोग उल्टी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। वो क्या करेंगे,
पहले सांस को छोड़ते हुए सांस को बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर लेंगे। पेट को अंदर लेंगे तो उससे क्या होगा, डायफ्राम दबेगा तो लंग्स के अंदर जितनी भी एयर है वो बाहर निकलेगी। तो वो लोग हमेशा सांस को छोड़ने